हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सीके क्लासेस विथ प्रतिमा तिवारी। फ्रेंड्स, कुछ पर्सनल एंड कुछ डिजिटल, इन दोनों प्रॉब्लम की वजह से हमारी जो स्टडी है वो थोड़ी सी रुक सी गई थी। अब हम कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था होम मैनेजमेंट के मोटिवेटिंग फैक्टर्स जो होते हैं मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर। हमने मूल्य के बारे में पढ़ा। देन अब हमने लक्ष्य के बारे में पढ़ा। हम लक्ष्य की विशेषताओं के बारे में जानेंगे क्योंकि यहीं पर हमारी क्लास रुक गई थी। लक्ष्य की क्या क्या विशेषताएं हैं? लक्ष्य सतत चलने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है। लक्ष्य सतत चलने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसे एक लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है देन हम दूसरे लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। स्वतः ही हमारी क्रिया शुरू हो जाती है। देन ये लक्ष्य सतत चलने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है। लक्ष्य समय पर आधारित होता है। लक्ष्य समय पर आधारित होता है। जैसे कुछ लक्ष्य तत्कालीन लक्ष्य होते हैं, कुछ तुरंत लक्ष्य प्राप्त होते हैं जो, और कुछ जो होते हैं वो बहुत दिन, बहुत महीने, बहुत साल लग जाते हैं उसको अचीव करने में। तीसरा क्या है? लक्ष्य परिवर्तनशील होते हैं। लक्ष्य क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। व्यक्ति की इच्छा, रुचि के अनुसार उनके लक्ष्य में परिवर्तन होते रहते हैं। उत्पत्ति मूल्य से होती है। इसकी उत्पत्ति, जैसे हमने बताया था ना कि एक बिंदु एक त्रिकोण बनता है, जैसे ये होता है मूल्य, लक्ष्य एवं स्तर। ये तीनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। ठीक है। मूल्य से लक्ष्य और स्तर का जन्म होता है। मूल्य से लक्ष्य और स्तर का जन्म होता है। इन दोनों का ही ये दोनों ही मूल्य पर डिपेंडेंट होते हैं। तो तीसरा क्या हो गया है? व्यक्तित्व का विकास होता है। हमारे लक्ष्य से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सफलता पाने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है, जिससे उसके जीवन और उसका हमेशा व्यक्तित्व का उसके निरंतर विकास होता रहता है। देन लक्ष्य की प्रकृति गतिशील है। लक्ष्य के प्रति गतिशील है। ये निरंतर चलती रहती है, ये रुकती नहीं है। ये रुकती नहीं है। हम एक लक्ष्य को अचीव किए, फिर दूसरे लक्ष्य को, फिर तीसरे लक्ष्य को, ये निरंतर चलती रहती है। ठीक है। देन हम जानेंगे यह व्यक्तिगत एवं सामूहिक होता है। यह व्यक्तिगत एवं सामूहिक होता है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि और संतोष पाने के लिए लक्ष्यों का निर्माण एवं विचार करता है। उसके साथ ही परिवार के सदस्य के रूप में सामूहिक लक्ष्य का निर्माण एवं विकास में भी सहयोगी बनता है। ठीक है। यह व्यक्तिगत एवं सामूहिक भी होता है। लक्ष्य व्यवहारवादी एवं यथार्थवादी होते हैं। ये समाज से प्रभावित होते हैं। लक्ष्य का संबंध आशा से होता है। लक्ष्य का संबंध होप से होता है। ठीक है। जिनकी प्राप्ति होना मुश्किल है, जिसे हम त्याग देते हैं, फिर उस लक्ष्यों का हम निर्माण करते हैं कि हमें वही लक्ष्य चाहिए ही चाहिए। उसमें थोड़ी सी आशा बची रहती है कि शायद हम ये कर सकते हैं। ठीक है। मतलब मान लीजिए जैसे कि किसी कारण अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर किसी कारणवश वो नहीं कर पाया तो फिर बाद में उसकी प्लानिंग करेगा। उसको चाहिए तो वो करेगा। ठीक है। उसको थोड़ी सी उम्मीद है कि हाँ हम ये कर सकते हैं, कर लेंगे। तो ये होप पे, आशा पे आधारित होता है। आशा से संबंधित आशा पर निर्भर होता है। ठीक है। पारिवारिक जीवन चक्र में परिवर्तन भी, जैसे मान लीजिए परिवार में किसी मुखिया का आकस्मिक निधन हो गया। ठीक है। या मतलब किसी भी
किसी भी कारणवश परिवार के जीवन में परिवार में एकदम से परिवर्तन आता है, ठीक है, पारिवारिक जीवन में एकदम से परिवर्तन आता है। एकदम से जब उसके परिवार में, व्यक्ति के परिवार में कोई भी कठिनाई आती है, कोई समस्या आती है, तो उसको अपने लक्ष्य को परिवर्तन करना पड़ता है, उसको अपने लक्ष्य को टालना भी पड़ता है, उसको अपने लक्ष्य को त्यागना भी पड़ता है। ये सब परिवार के जीवन चक्र से भी प्रभावित होता है ये हमारा लक्ष्य, ठीक है। तो ये हो गया लक्ष्य की विशेषताएं हो गई। देन हम पढ़ेंगे स्तर, स्टैंडर्ड। थर्ड पॉइंट, अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड की। ठीक है, स्तर क्या है, स्तर क्या है, ठीक है। स्तर की उत्पत्ति मूल्य से होती है, स्तर की उत्पत्ति मूल्य से होती है। ये हो गया हमारा मूल्य, ये हो गया लक्ष्य, ये हो गया स्तर, ठीक है। ये होता है इससे संबंधित, ये होता है इससे संबंधित, ये होता है इससे संबंधित, ये मतलब परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मूल्य से ही लक्ष्य और स्तर की उत्पत्ति होती है। मूल्य एवं लक्ष्य एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध होता है, इन दोनों का एक दूसरे से इनका घनिष्ठ संबंध होता है। या फिर लक्ष्य, स्तर भी मूल्य से और लक्ष्य से इसका संबंध होता है, ठीक है। स्तर का निर्धारण मूल्य एवं लक्ष्य के, मूल्य, लक्ष्य एवं जो साधन है उसके द्वारा होता है। स्तर का निर्धारण मूल्य, लक्ष्य एवं साधन द्वारा होता है। स्तर मूल्य एवं लक्ष्य की अपेक्षाकृति, स्तर जो है मूल्य एवं लक्ष्य की अपेक्षाकृति स्पष्ट, निश्चित एवं व्यावहारिक होते हैं। स्तर जो होता है मूल्य एवं लक्ष्य की, स्तर मूल्य एवं लक्ष्य की अपेक्षाकृति अधिक स्पष्ट एवं निश्चित एवं व्यावहारिक होता है, निश्चित एवं व्यावहारिक होता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के मूल्य एवं लक्ष्य के बारे में केवल हम अनुमान लगा सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का मूल्य एवं लक्ष्य जो है उसके बारे में हम केवल थिंक कर सकते हैं, सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन जो ये स्तर है हम उसको देख सकते हैं, उसके स्टैंडर्ड को। जैसे किसी का स्टैंडर्ड हाई होता है, किसी का लो होता है, उसको हम देख भी सकते हैं कि भाई इनका स्तर तो बिल्कुल हाई लेवल का है, लो क्लास का है। ये सब हम बातें अपने तरीके से करते हैं देख के, और ये उसको मतलब हम निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि ये जो मूल्य और लक्ष्य होता है इसको हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, देख नहीं सकते हैं कि लक्ष्य कब तक मिलेगा, कौन सा लक्ष्य है, क्या है, ये कोई किसी के बारे में तो जानता नहीं है, ठीक है। और उनका जो हमारा वो मूल्य है, स्टैंडर्ड है, इन सब के बारे में हम जो मूल्य है और लक्ष्य, इनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि उनका मूल्य ये है, उनका लक्ष्य ये है। बट हम जिसका वो स्तर होता है, स्टैंडर्ड होता है, हम उसको देख सकते हैं, ठीक है। जबकि उस व्यक्ति के स्तर का निरीक्षण किया जाता है, ठीक है। ये हमारे जीवन में आदत के रूप में विकसित होते हैं। स्तर जो है हमारे जीवन में आदत के रूप में विकसित होते हैं। हम उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी, जो हमारे लक्ष्य, हमारे स्तर हैं, हम उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी
अपनी आंखें मूंद कर, कोई भी ऐसी हो, मतलब वो करने लायक हो चाहे ना हो, हमारे दादा परदादा, हमारी दादी परदादी कर चुकी हैं, हमको करना है तो करना है, तो ये इंसान स्वीकार कर लेता है भाई हमारे ख़ानदान में ऐसा हो चुका है तो हम ये करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तमाम बातें अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी होती रहती हैं। उनको हम कहते हैं कि बिना सोचे समझे, बिना विचारे, बिना देखे, बिना मतलब उस पर डिस्कशन किए, बिना उस पर को स्वीकार कर लेते हैं कि भाई हमें ये करना है तो करना है, चाहे इससे हमें संतुष्टि मिले, सुख मिले या नहीं मिले। ये होते हैं एक ऐसे स्तर जिनको हम पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर चलाते रहते हैं। एक नोट से पॉइंट, स्तर परिवार के सदस्यों का भविष्य तथा स्तर परिवार के सदस्यों का भविष्य एवं संपूर्ण जीवन का मानचित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, संपूर्ण जीवन का मानचित्र प्रस्तुत करता है, मानचित्र प्रस्तुत करता है। तात्पर्य, जैसे मान लीजिए एक परिवार में, अभी हम अपनी उदाहरण से बात कर रहे हैं, हमारे घर कहते हैं ना कि मतलब कहीं भी, हमारे घर से नहीं कहीं भी, अगर हमारे दादा परदादा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो भविष्य में उनके पोते पोतियाँ, उनके बेटे कोई ऐसा कार्य करना ही नहीं चाहेगा कि सोचेगा नहीं हमारे घर के लोग नहीं किए हैं, हम नहीं कर सकते। मतलब उस परिवार पे सदस्यों का भविष्य, परिवार के सदस्यों का भविष्य, जो हमारे पूर्वज चाहे कोई भी कार्य हो, उनके वजह से परिवार के सदस्यों का भविष्य निर्भर रहता है कि भैया हम नहीं कर रहे हैं, वो भी नहीं करेंगे। ठीक है, संपूर्ण जीवन का मानचित्र, यही है, संपूर्ण जीवन का मानचित्र प्रस्तुत करता है। ठीक है, स्तर के अब प्रकार हम पढ़ेंगे। ठीक है, स्तर के कितने प्रकार होते हैं, नहीं अभी स्तर के तो हम परिभाषाओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, स्तर की परिभाषाओं के बारे में, किसने क्या क्या कहा है। परिभाषा में कूपर साहब ने कहा है कि हम प्रत्येक कार्य के लिए लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। हम आंतरिक रूप से यह सोचते हैं कि इससे हमें कितना अधिकतम संतुष्टि मिलेगी, तथा बाह्य रूप में हम बाहरी अपने सोच विचार से हम इसके अधिकतम सहयोग द्वारा, स्तर के द्वारा हम अपने जीवन की योजनाओं को समझते हैं। मतलब हमारा स्तर जिस लेवल का है उस तरह से हम अपनी योजना, अपने लाइफ में हम अपनी योजना बनाते हैं। हम अपने जो हमारा पारिवारिक जीवन है हम उसमें योजना बनाते हैं। ठीक है, अपने कार्यों को करने के लिए अपने स्तर के द्वारा। ठीक है, हमारा स्तर जिस लेवल का होगा हम उस तरह से योजना बनाए अपने जीवन में। ठीक है, इनके कहने का ये तात्पर्य हुआ। देन ग्रास एंड क्रैंडल साहब ने कहा है कि गृह व्यवस्था से संबंधित अधिकतम स्तरों के जीवन, ठीक है, अधिकतम स्तरों को जीवन को रहने योग्य बनाने हेतु आवश्यक समझी जाने वाली स्थितियों को मानसिक चित्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इन्होंने कहा है कि गृह व्यवस्था से संबंधित अधिकतम स्तरों को जीवन को रहने योग्य, मतलब हमारे जीवन को रहने योग्य बनाने के लिए, हमारे पारिवारिक जीवन में सुख सुविधा संपत्ति समृद्धि सब बनाने के लिए जो सामग्री है, आवश्यक सामग्री है उसको समझने वाली स्थितियों को मानचित्र के रूप में प्रदर्शित या परिभाषित किया जा सकता है। देन निकिलिंग डार्सी साहब ने कहा है कि स्तर मूल्य के मापक होते हैं। स्तर जो होते हैं वो मूल्य के मापक होते हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे मूल्यों से
होती हैं तथा वह हमारी किसी वस्तु में रुचियों की मात्रा एवं किसी वस्तु में रुचियों की मात्रा एवं उनके प्रकार को निर्धारित करती है कि हमें कितना संतोष प्राप्त हुआ है, कितना सुख प्राप्त हुआ है, हमारे जीवन में सुख है कि नहीं है, मतलब इन सब चीज़ों के बारे में मापता है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि हमारे जो रुचियों हैं एवं रुचि की मात्रा एवं उनके प्रकार को निर्धारित करती है तथा इसमें हमें कितना संतोष मिलता है यह बताती है। स्तर एक आंतरिक मानक है। ठीक है, जीवन को जीने योग्य बनाने हेतु आवश्यक सामग्री समझी जाती है। इसकी प्राप्ति से संतोष मिलता है अगर तो खुशी है। ठीक है, और नहीं मिले तो पीड़ा है, दुख है, तनाव है। अगर नहीं मिलता है तो जाहिर सी बात है कि हमें पीड़ा होती है, दुख होता है, असंतोष होता है और मतलब बेचैनी सी होती है कि हमें वो नहीं मिल रहा है जो हम चाहते हैं। तो ये है अब हम पढ़ेंगे स्तरों के प्रकार। स्तर कितने प्रकार के होते हैं? स्टैंडर्ड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है परंपरागत, तथा दूसरा होता है लचीला बोल लीजिए, नमनीय बोल लीजिए। ठीक है, परिवर्तनशील बोल लीजिए, कुछ भी यह बोला जा सकता है। यह परिवर्तनशील भी बोला जा सकता है, इसको परिवर्तनशील भी बोला जा सकता है, नमनीय भी बोला जा सकता है। ये परंपरागत, पहला जो है परंपरागत स्तर है। ठीक है, ये दूसरा है। परंपरागत स्तर क्या है? व्यक्ति जो हमारा ये स्तरों का वर्गीकरण है, जो परंपरागत स्तर है वो क्या है? परंपरागत स्तर रूढ़िगत एवं स्थिर होते हैं। ये रूढ़िगत एवं स्थिर होते हैं। इन्हें बदला नहीं जा सकता। ठीक है, स्थिर होते हैं। परंपरागत स्तर रूढ़िगत एवं स्थिर होते हैं। यह एक समाज के बड़े समूहों द्वारा स्वीकार किया जाता है। यह एक जो समाज है उसके बड़े समूह द्वारा इसका स्वीकार किया जाता है। परिवार इसे बिना सोचे समझे, मतलब बिना इस पे विचार किए इसको स्वीकार कर लेता है, अपनाता है और पीढ़ी दर पीढ़ी उसका अनुसरण करता है। ठीक है, निकी लिंग डार्सी ने इस बात की पुष्टि अपने बुक में, जो उनका बुक का नाम है मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग है, उसमें इन्होंने बहुत अच्छे से इसका उदाहरण दिया है। इन्होंने कहा है कि जो हमारा स्तर है, वो अक्सर सामाजिक, जो कठोर, मान लीजिए परंपरागत स्तर को एक कठोर स्तर भी कह सकते हैं क्योंकि उसे टाला नहीं जा सकता, वो निश्चित है। तो कठोर स्तर अक्सर सामाजिक संस्कारों से जुड़े होते हैं। सामाजिक और धार्मिक जो संस्कार है उससे जुड़े होते हैं और इसलिए सामाजिक या धार्मिक समूह द्वारा, समाज द्वारा और धार्मिक समूह जो होते हैं उनके द्वारा वो परिवार पे ज़बरदस्ती थोपे जाते हैं कि भाई करना है, क्योंकि आपके जो दादा परदादा हैं पीढ़ी दर पीढ़ी करते चले आ रहे हैं, आपको भी करना है तो करना है, चाहे वो उचित हो या अनुचित, सही हो गलत हो, डजेंट मैटर, बट करना है तो करना है। ठीक है, ये कठोर मानक होते हैं, ये होते हैं कठोर मानक, इसी में आते हैं ये कठोर मानक। ठीक है, इन्होंने निकी लिंग डार्सी साहब ने अपने बुक में इसको छोटे शब्दों में बोला है लेकिन बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया। ठीक है, कहते हैं व्यक्ति सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति समाज में रहता है, वह समाज द्वारा निर्धारित नियमों का
पालन, नियमों एवं मूल्यों और स्तरों का पालन ना चाहते हुए भी करता है, उसे समाज द्वारा निर्धारित स्तर को प्राप्त करने के लिए, वो समाज द्वारा निर्धारित जो उसका स्तर है उसको प्राप्त करने के लिए आवश्यकता अनुसार, मतलब समय के अनुसार या आवश्यकता अनुसार उसको खुद को बदलना पड़ता है तथा समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, तालमेल बैठाना पड़ता है उसको, चाहे उसे कितना भी कष्ट हो, चाहे उसे करने का मन हो चाहे ना हो, उसको तालमेल सामंजस्य बैठाना है तो बैठाना है। वास्तविकता तो यह है कि परंपरागत स्तर बनाए रखने के लिए अधिक समय, श्रम एवं धन की आवश्यकता होती है। अधिक समय, श्रम तथा धन की आवश्यकता होती है। जैसे किसी भी अगर हम पहले के लोग मान लीजिए बहुत धनी हैं तो वो किसी भी कार्य को करने से पहले सोचते नहीं थे, उनको कर लेते थे, और समय तो कोई जानता नहीं है। नेक्स्ट जो हमारी जनरेशन आ रही है पता नहीं वो कैसी होगी कैसी नहीं होगी, वो सामंजस्य बैठा पाएगी कि नहीं बैठा पाएगी, वो कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर वो हमारे पूर्वज कर चुके हैं तो हमको वो करना है, चाहे हम उसमें तालमेल बिठा पा रहे हो या नहीं पा रहे हो, कष्ट उठाना पड़ेगा, अपने समय की, अपने शक्ति की, अपने धन की ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, उसको व्यय करना पड़ेगा समाज के हिसाब से तालमेल बैठाने के लिए। भाई समाज अगर कह रहा है कि भाई आपके घर ये हमारे घर ये पहले से होता आ रहा है, हमको ये करना है, तो फिर हम मैनेज करेंगे, चाहे कम करे चाहे ज़्यादा करे, मतलब करना पड़ता है। लेकिन अगर ना चाहते हुए भी करे तो फिर उसको कठोर ही कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, नमनीय एवं परिवर्तनशील, लचीला, नमनीय, परिवर्तनशील। ठीक है, इसको तीनों नाम दिया जाता है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि ये परंपरागत के ठीक विपरीत होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि ये परंपरागत के ठीक विपरीत होता है। ये इसके पर किसी का दबाव नहीं रहता है। ठीक है, ये अपनी व्यक्ति की इच्छा, रुचि और आवश्यकता अनुसार सुविधापूर्वक परिवर्तन होते रहते हैं, परिवर्तन अपने जीवन में परिवर्तन कर लेता है। ठीक है, वो किसी के दबाव में नहीं रहता, ना सामाजिक ना धार्मिक, किसी के दबाव में नहीं रहता। वो अपने हिसाब से अपनी इच्छा के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, अपने सुख के अनुसार, हर चीज़ के अनुसार वो अपना परिवर्तन, अपने स्तर में परिवर्तन कर लेता है। इनको समाज द्वारा कोई मान्यता नहीं दी जाती है। ये समाज से बाध्य नहीं होता है, ये अपना आज़ाद होता है, भैया हम जो करना है हम वो करेंगे। ठीक है, यह व्यक्तिगत तौर पे निर्धारित होता है, इसका यह स्तर व्यक्तिगत तौर पे इसका निर्धारण किया जाता है, इस स्तर को। ठीक है, ये समाज पर निर्भर नहीं होता, समाज में इसको मान्यता नहीं दी जाती है। पारिवारिक जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, अपनत्व, प्रेम, स्नेह, मित्रता, इन सब के लिए इस स्तर को अपनाया जाता है, क्योंकि ये परिवर्तनशील स्तर है। मान लीजिए हमारे घर से पहले किसी की दुश्मनी हो, फिर उसी में हमसे उसी घर में उनके लड़के से और उनके घर के लड़के से दोनों में मित्रता हो जाए, दोनों भाई भाई में मित्रता हो जाए, तो भाई पिछले की दुश्मनी भुला के हम अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा देंगे। ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए दो भाई लोग हैं, ठीक है, तो चचेरे फुफेरे, चचेरे और जो भाई होते हैं, मान लीजिए पिछले दुश्मनी हो, फिर बाद में बैठ जाए, सामंजस्य बैठ जाए, तो वो मिल ही जाते हैं, परिवर्तन हो ही जाता है। पिछली दुश्मनी भुला कर आदमी मिल ही जाते हैं, तो इसमें परिवर्तन होते रहते हैं। अपनत्व में, प्रेम में, स्नेह में, मित्रता में, मित्रता जो होती है, अगर पिछले किसी कारणवश उसमें तनाव आ जाता है, वो मित्रता टूट जाती है। फिर किसी कारणवश अगर वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो भाई बन ही जाता है, अपना स्नेह फिर से आ ही जाता है, दुश्मनी भुलाकर उसमें हम परिवर्तन कर लेते हैं, अपने स्नेह में, अपने मित्रता में, अपने अपनत्व में। तो इन सब में ये सामंजस्य बैठा लेते हैं। ठीक है, इन्हें कम समय और श्रम में किया जाता है, इस स्तर को, ठीक है, प्राप्त कर किया जा सकता है। ये जो होते हैं ये सबके लिए
उपयुक्त स्तर होता है। ये जो होता है, ये लचीला जो स्तर होता है, ये सबके लिए ही उपयुक्त होता है, क्योंकि ये परिवर्तनशील होता है। समय के अनुसार, अपने स्थिति के अनुसार इंसान इसको परिवर्तित कर सकता है। निकी रिंग डार्सी ने इसके लिए भी एक उदाहरण बताया है। इन्होंने ये जो बुक है मैनेजमेंट इन फैमिली लिविंग, इसमें ये लचीले और नमनीय स्तर को भी इन्होंने परिभाषित किया है। इन्होंने कहा है कि लचीले मानक वे हैं जो हमारी प्रक्रिया या आचरण को शर्तों के अनुरूप समायोजित करने की अनुमति देते हैं। लचीले मानकों की स्वीकृति से चयन को अधिक स्वतंत्रता मिलती है। जो चयन हम जिस चीज़ का चुनाव कर रहे हैं, हमें अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिलती है उसका चुनाव करने के लिए। और जो हमारा जीवन है, अधिक संतुष्ट, आरामदायक, रिश्ते कम तनावपूर्ण और चिंताएं कम स्पष्ट होने की संभावना होती है। मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो चिंताएं हैं, जो हमारे रिश्ते में तनाव है, वो संभावना कम हो जाती है उसकी होने की। ठीक है, इन्होंने अपने इस बुक में इसका वर्णन किया है। अब हम लोग स्तर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, हम इसके बारे में भी जानेंगे। पहला कारक जो है स्तर की उत्पत्ति। अब हम पढ़ेंगे प्रभावित करने वाले कारक। पहला है स्तर की उत्पत्ति। स्तर की उत्पत्ति कहाँ से होती है? स्तर की उत्पत्ति संस्कृति से होती है। संस्कृति से होती है कैसे? हम स्तर का चयन करते समय हम जान लेते हैं कि स्तर की उत्पत्ति कहाँ से होती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्तर का जन्म परिवार के जीवन मूल्य से होता है। मूल्य से ही स्तर का जन्म होता है, ये हमने डायग्राम द्वारा जाना। तथा जीवन मूल्यों की उत्पत्ति परिवार की सभ्यता एवं संस्कृति के द्वारा होती है। तो स्तर की उत्पत्ति भी तो संस्कृति से ही हुई। तो इसका ये हुआ कि स्तर की उत्पत्ति हमारे संस्कृति से होती है, जिसको हम ग्रहण करते हैं, जिसको व्यक्ति या परिवार इन्हें ग्रहण करता है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी इसका हस्तांतरण करता है और इसका प्रयोग उसको मतलब निभाता है। ठीक है। सेकेंड है स्तर का समय, श्रम तथा धन की दृष्टि से महत्व। स्तर की उत्पत्ति पारिवारिक जीवन मूल्य से होता है। यदि जीवन मूल्यों को अपनाने से व्यक्ति को आर्थिक परेशानी हो रही है तो फिर इसे अपनाया क्यों जाए। ठीक है, ये भी तो प्रभावित करता है कि अगर हम अपना रहे हैं जो हमारा जो कठोर परंपरा स्तर है, हम उसको जब अपनाते हैं तो समय का, श्रम का तथा धन का हमको काफ़ी हमारा धन, समय, शक्ति और धन खत्म होता है। ठीक है, खर्च होता है, तो ये भी प्रभावित करता है। मौलिक मूल्यों से संबंध। नेक्स्ट है मौलिक मूल्यों से संबंध। जो ये हमारे पहला जो हमारा स्तर था परंपरागत स्तर, उसमें ये बता रहा है कि यदि जो चयनकर्ता जो है वो किन मूल्यों को ग्रहण करना चाहता है, उसके पास उसको अपनाने के लिए वो साधनों पर निर्भर करता है कि वो अपना पाता है कि नहीं अपना पाता है। भाई हमारे पास सारे संसाधन मौजूद होंगे तभी तो हम अपने जो हमारे परंपरागत स्तर उसको हम निभाते चले जाएंगे पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर नहीं रहेगा तो हम कैसे अपनाएंगे? तो ये उसके साधनों पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति सामाजिक स्वीकृति, पूर्णता जैसे मूल्यों को अपनाना चाहता है तथा उसके पास पर्याप्त मानवीय एवं भौतिक साधन उपलब्ध होते हैं, तब तो पारंपरिक स्तर को अच्छे से निभा पाता है। नहीं तो वो ज़बरदस्ती बिना चाहते हुए भी अपने समय को, अपने मूल्य को, अपने धन को, शक्ति को, इन सब को ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके वो उसको ज़बरदस्ती अपनाता है। मतलब कहते हैं ना कि हमको करने का बिल्कुल मन नहीं है फिर भी कोई ज़बरदस्ती हमसे वो काम करवा रहा है, ये मतलब होता है। तो इसमें मौलिक मूल्य से भी इसका संबंध से भी इसका
ये कारक प्रभावित करता है। मौलिक मूल्य भी। स्तर को बनाए रखने में परिवार के सदस्यों पे प्रभाव। स्तर को बनाए रखने में परिवार के सदस्यों पर प्रभाव। यदि व्यक्ति स्तर का चुनाव कर रहा है तो उसको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जिस स्तर का हम चुनाव कर रहे हैं उससे हमारे परिवार के सदस्यों पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है, बुरा प्रभाव पड़ रहा है या अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, तब तो हम उसको स्वीकार करते हैं। नहीं तो हम अपने परिवार के सदस्यों की को संतुष्टि, सुख, आराम के बारे में पहले सोचना चाहिए, फिर तब उस स्तर को अपनाना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? स्तरों का सामाजिक स्वीकरण। स्तरों का सामाजिक स्वीकरण। स्तरों का सामाजिक स्वीकरण। कुछ स्तर ऐसे होते हैं जिस पे समाज काफ़ी दबाव डालता है कि ये होता है, ये करना है, ठीक है। वे स्तर किसी स्थान, जो ये स्तर होते हैं किसी स्थान, समय विशेष की संस्कृति के प्रतीक होते हैं जिन्हें अपनाना व्यक्ति के लिए अधिक आवश्यक हो जाता है, वो क्योंकि समाज का उस पर दबाव होता है। ये भी कारक जो है वो स्तर को प्रभावित करता है। हमने आज स्तर के बारे में डिटेल चर्चा की। कहीं कुछ अगर आपको लग रहा है कि ये मतलब छूट रहा है या थोड़ा सा कम है तो फिर आप प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए, हम कमेंट कर दीजिएगा, हम उसके बारे में थोड़ा विचार करेंगे और उसको फिर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। स्टडी को अब कंटिन्यू करेंगे। कोई भी अगर दिक्कत आएगी, कोई भी समस्या आएगी तो फिर उसका निवारण होगा। और ये जो हम पढ़ रहे हैं होम मैनेजमेंट, इसका PDF हम बहुत जल्द अपने टेलीग्राम चैनल पे डालने वाले हैं। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसका बिल्कुल अच्छे से एकदम साफ़ सुथरा नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल द्वारा, ठीक है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाय बाय।